गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन में क्या अंतर है। ये सब तीनों चीजें हम समझेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं फ्रिक्शन क्या चीज है। ये एक रेजिस्टिव फोर्स है जो कि हमें मदद करती है चलने में ऑन द सरफेस विदाउट स्लाइडिंग और रोलिंग। जब भी आप चलते हैं तो जो आपके पैरों के जो कांटेक्ट है ग्राउंड के साथ, जो कांटेक्ट है वो आपको चलने में मदद करता है। आपके जो पैर का नीचे वाला हिस्सा है और जो ग्राउंड का सरफेस है, इसके बीच में फ्रिक्शन एग्जिस्ट करती है जिसकी वजह से आप चलते हैं। आपने महसूस किया होगा, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब ग्राउंड पे पानी होता है और जब आप गलती से जाते हैं तो आपका पैर फिसल जाता है और कई बार गिर भी जाते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाती है। आपके और ग्राउंड के बीच में जो कांटेक्ट है वो उसके बीच जो फ्रिक्शन है वो रिड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से आपका पैर फिसल जाता है। तो इससे ये चीज पता लगती है कि फ्रिक्शन एक जरूरी चीज है जो कि हमें मदद करती है चलने में, भागने में। और जब कार टर्न करती है, तेजी से टर्न करती है, अगर कार के टायर्स और सड़क के बीच में इनफ फ्रिक्शन नहीं होगा तो कार उलट जाएगी, पलट जाएगी। तो इससे ये चीज पता लगी, इट इज फ्रिक्शन एक बहुत नेसेसरी फोर्स है, रजिस्टिव फोर्स है जो कि होनी चाहिए हमारी मूवमेंट्स के लिए। लेकिन दूसरी तरफ फ्रिक्शन से हमें नुकसान भी है। अब मशीनरी जो है, मशीनरी के बीच में जो पुलीज होती हैं या जो उनके जो पुर्जे हो, फ्रिक्शन होता है और फ्रिक्शन की वजह से ज्यादा एनर्जी डेसिपेट होती है और हमारा फ्यूल कंजम्पशन ज्यादा होता है और एक तरह से हमारी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो उस फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए हम ऑयलिंग करते हैं। आपने देखा होगा कि ऑयलिंग करते हैं जिससे क्या फ्रिक्शन कम हो जाती है। तो फ्रिक्शन अच्छा भी है और बुरा भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फ्रिक्शन की डायरेक्शन को समझते हैं कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन किस तरफ है। मान लेते हैं एक ब्लॉक है और एक आदमी उसको पुश कर रहा है। देखिए राइट हैंड साइड वो धक्का लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, पुश कर रहा है। बॉडी की जो मूवमेंट है, जो ब्लॉक की जो मूवमेंट है, ऊपर नीचे नहीं हो रही। तो इसका मतलब ये है इसकी जो वर्टिकल डायरेक्शन है, इसकी जो वर्टिकल मूवमेंट है वो बैलेंस्ड है। इसका वेट नीचे की तरफ लग रहा है क्योंकि ग्राउंड, धरती हमेशा सबको अपनी तरफ खींचती है। इस ब्लॉक का वेट नीचे की तरफ लग रहा है। और जो रिएक्शन है, रिएक्शन कब होगा? जब इन दोनों के बीच में जो कॉन्टैक्ट है, इस ब्लॉक का और सरफेस और ग्राउंड का सरफेस, ये जो कांटेक्ट पॉइंट है, ये इसको ऊपर की तरफ पुश कर रहा है, जिसको हम रिएक्शन बोलते हैं। तो रिएक्शन और वेट आपस में बैलेंस हो रहे हैं जिसकी वजह से इसकी ऊपर नीचे मूवमेंट नहीं हो रही। अब जो मूवमेंट है, ये आदमी फोर्स लगा रहा है और ये ब्लॉक नहीं मूव कर रहा है। क्यों नहीं मूव कर रहा? बिकॉज जो फ्रिक्शनल फोर्स है ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, इसको मूव करने से रोक रही है। तो फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन है, इस रजिस्टिव फोर्स की जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट होती है जहां पे हम फोर्स लगाते हैं। तभी तो इसको रजिस्टिव फोर्स बोलते हैं, क्योंकि इसकी डायरेक्शन जहां पे आप फोर्स लगा रहे हो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं, फ्रिक्शन का कारण समझते हैं कि फ्रिक्शन किस वजह से होता है। ये देखिए, जब आपने ब्लॉक को देखा अभी लास्ट स्लाइड में, वो टेबल पर या किसी ग्राउंड सरफेस पे इस तरीके से रखा हुआ था, स्मूथ था। आपको लगा कि ये सारा का जो सरफेस है टच कर रहा है आपस में, दोनों जो सरफेसेस हैं आपस में टच कर रहे हैं। लेकिन अगर इसको हम माइक्रोस्कोप से देखें तो हमें जो रियलिटी है कुछ और ही दिखाई देगी। इनके बीच में इरेगुलरिटीज होती हैं, चाहे आप जितना भी पॉलिश कर लें दोनों सरफेस को, अगर आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इरेगुलरिटीज आपको देखने को मिलेंगी। ये जो स्पाइक्स हैं, ये छोटे छोटे माउंटेन्स जो आपको दिख रहे हैं दोनों सरफेसेस के बीच में, ये आपस में टच होते हैं। पूरा सरफेस टच नहीं हो रही, बहुत छोटे छोटे, बहुत माइन्यूट पॉइंट जिनका एरिया बहुत छोटा होता है, ये आपस में टच करते हैं। जब ये आपस में टच कर रहे हैं, ये जो पूरा ब्लॉक है, इन कांटेक्ट पॉइंट्स पे ही इसका पूरे ब्लॉक का वेट पड़ रहा है। जब एरिया कम हो और वेट ज्यादा है तो उससे क्या होगा? प्रेशर बढ़ जाता है। इनके कांटेक्ट पॉइंट के बीच में बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ जाता है। आपने देखा होगा कि अगर पेंसिल आप उतनी फोर्स से अपने हाथ में दबाते हैं और अगर नीडल को भी उतनी फोर्स से आप दबाएंगे तो देखेंगे नीडल हाथ के अंदर तक घुस के खून भी निकाल सकती है। बिकॉज क्योंकि उसका कांटेक्ट एरिया बहुत छोटा है, प्रेशर बढ़ जाता है। यही सब चीज होती है इसमें भी। कांटेक्ट एरिया इन दोनों सरफेसेस के बीच में बहुत कम है, जिसकी वजह से प्रेशर बढ़ जाता है और प्रेशर बढ़ने से इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाती है इन कांटेक्ट पॉइंट्स के बीच में। और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक दूसरे को पकड़ के रखती है और ब्लॉक को मूव नहीं करने देती जब आप फोर्स लगाते हैं उसके बावजूद भी। और दूसरी चीज, ये जो वैलीज हैं, ये जो माउंटेन्स हैं, छोटी छोटी स्पाइक्स हैं, ये आपस में इंटरलॉक भी हो जाते हैं। इंटरलॉकिंग की वजह से एक और रजिस्टिव फोर्स डेवलप हो जाती है, तो आपको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती है जब ब्लॉक को मूव करने के लिए। तो ये दोनों चीजें रोकती हैं ब्लॉक को मूव करने
से सरफेस पे अगर इसको रख दिया जाए, तो यही कारण होता है फ्रिक्शन का। तो ये एक्चुअल कांटेक्ट एरिया है जो कि माइक्रोस्कोप से दिखता है, और ये एपरेंट कांटेक्ट एरिया है जो कि हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। हमें तो अपनी आंखों से लग रहा है कि पूरे का पूरा जो एरिया सरफेस है वो टच कर रहा है, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं है। छोटे छोटे कांटेक्ट पॉइंट्स हैं जो आपस में टच कर रहे होते हैं। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रिक्शन जो है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कांटेक्ट एरिया। अभी आपने पढ़ा कि एरिया टच में होता है, उसकी वजह से फ्रिक्शन होता है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ एपरेंट कांटेक्ट एरिया की। अगर आप कोई क्यूबॉइड लेते हो या ब्रिक लेते हो, उसको आप लेंथ वाइज ग्राउंड पे रख दीजिए। जब लेंथ वाइज रखेंगे तो उसका जो कांटेक्ट एरिया है, एपरेंट कांटेक्ट एरिया, वो ज्यादा है। अगर मैं उसको सीधा खड़ा कर देता हूं तब उसका एपरेंट कांटेक्ट एरिया ग्राउंड के साथ वो कम हो गया। लेकिन अगर दोनों को पुश करेंगे हमें उतनी ही फोर्स लगानी पड़ेगी इसको मूव करने के लिए। तो इससे ये साबित होता है, इससे ये प्रूफ होता है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कांटेक्ट एरिया। चाहे आप किसी को सीधा खड़ा करें, टेढ़ा करें या लेटा दें, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, आपको उतनी ही फोर्स लगानी पड़ेगी फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए। समझते हैं कि फिर ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो किस पे डिपेंड करती है। मान लेते हैं ये लोड L है, और फ्रिक्शन जब लोड L है या जो उसका वेट है, लोड और वेट एक ही बात है, इसका वेट या लोड L है, और तब हमें फ्रिक्शन फोर्स इस ब्लॉक पे लग रही है, उसको अपोज कर रही है, वो F है। हमने क्या किया, इस ब्लॉक के ऊपर से एक और ब्लॉक रख दिया, जिससे क्या हुआ, जो इसका लोड था वो डबल हो गया 2L। तो हमने पाया कि जो फ्रिक्शनल फोर्स थी वो भी डबल हो गई, मतलब इसको अपोज करने वाली फोर्स भी डबल हो गई। तो इससे ये पता लगा कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो डिपेंड करती है लोड पर, वेट पे। जितना ज्यादा वेट होगा उतनी ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स, उतनी ज्यादा आपको ताकत लगानी पड़ेगी उस फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए। और ये जो रेशियो होती है फ्रिक्शन फोर्स और लोड की, वो कांस्टेंट होती है। देखिए आप, इधर F बाय एल है और इधर 2F बाय 2L है। दोनों केस में जो आपकी रेशियो आई वो F बाय एल आई। इस रेशियो को हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये कांस्टेंट होती है। अब ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है या एंटिटी है। क्यों? बिकॉज जो फ्रिक्शन है वो फोर्स है, उसका यूनिट न्यूटन है, लोड भी वेट है और वेट का यूनिट भी न्यूटन होता है। तो न्यूटन से न्यूटन कैंसिल आउट हो गया, ये एक हमारी डायमेंशनलेस क्वांटिटी बन गई। आगे बढ़ते हैं, हम मीनिंग समझते हैं। म्यू, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का मीनिंग क्या है। अभी हमने देखा था एक आदमी पुश कर रहा है ब्लॉक को, फोर्स लगा रहा है राइट हैंड साइड, फ्रिक्शन फोर्स लग रही है लेफ्ट हैंड साइड, ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, और वर्टिकल मूवमेंट नहीं है। इसका मतलब जो वेट है वो बैलेंस कर गया रिएक्शन के साथ। जो फ्रिक्शन फोर्स होती है दैट इज इक्वल टू म्यू आर। आर रिएक्शन है जो कि बराबर है mg के, तो मैंने रिएक्शन को लिख दिया mg के बराबर। तो हमारी फ्रिक्शन फोर्स हो गई म्यू mg। अब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, म्यू इज इक्वल टू फ्रिक्शन अपॉन लोड। अब इसका मतलब समझते हैं। अगर हम बोलते हैं म्यू 0.5 है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जितना लोड है उसकी आधी आपको फोर्स लगानी पड़ेगी फ्रिक्शन फोर्स को ओवरकम करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ये जो लोड है इसका जो वेट है वो 20 न्यूटन है, और जो ग्राउंड सरफेस है, जो ब्लॉक है, इन दोनों सरफेसेस के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 0.5 है, और इसका जो वेट है ब्लॉक का वो 20 न्यूटन है। अगर हमें फ्रिक्शन फोर्स को ओवरकम करना है, इसको मुझे मूव करना है, तो मैं 20 इंटू 0.5 10 न्यूटन की फोर्स लगाऊंगा राइट डायरेक्शन में, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स ओवरकम हो जाएगी और ये ब्लॉक मूव करने लग जाएगा। तो ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का ये मतलब होता है कि आपको कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी कि आप फ्रिक्शन को ओवरकम कर सकें। अगर ये 0.4 होता तो 20 इंटू 0.4 8 न्यूटन आता था, तो आपको 8 न्यूटन फोर्स लगानी पड़ती इस ब्लॉक के फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए, इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन है उसको ओवरकम करने के लिए। देखते हैं फ्रिक्शन कितने प्रकार के होते हैं। दो तरह के फ्रिक्शन होते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन, इट इज अ रेजिस्टिव फोर्स व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। स्टैटिक फ्रिक्शन एक तरह का रेजिस्टिव फोर्स है, वो तब तक रहती है जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है और आप उसको पुश कर रहे हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन तब होती है जैसे ही ऑब्जेक्ट मूव करने लग जाती है, जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो काइनेटिक फ्रिक्शन में बदल जाती है। तो इट इज अ रेजिस्टिव फोर्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होगी तो वो काइनेटिक फ्रिक्शन उसके ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा। वी सी टू टाइप्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, एक होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन और दूसरी रोलिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा ज्यादा होती है काइनेटिक फ्रिक्शन से। ऐसा क्यों होता है समझिए। भी हमने देखा कि जो एपरेंट कांटेक्ट एरिया है, अगर हम अपनी चीजों को अपनी आंखों से देखते हैं, चाहे सरफेस कितना भी पॉलिश्ड है,
हमें लगता है कि पूरे का पूरा जो सरफेस है आपस में टच कर रहा है, लेकिन अगर हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो एक्चुअल कॉन्टेक्ट एरिया कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। स्टैटिक फ्रिक्शन, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, उसका सरफेस ग्राउंड पे रेस्ट पर है, तो जो इनके बीच में जो कांटेक्ट पॉइंट्स हैं ये आपस में बॉन्ड बना लेते हैं हाई प्रेशर की वजह से, और ये बॉन्ड ऑब्जेक्ट को मूव करने से रोकता है। और दूसरा, इनके बीच में इंटरलॉकिंग भी डेवलप हो जाती है और वो ऑब्जेक्ट को मूव करने से रोकता है। ये दो चीजें मिलकर ऑब्जेक्ट को मूव करने से रोकती है। जब एक बार आप फोर्स लगा के, अच्छे से फोर्स लगा के इसको मूव कर देते हो तो इंटरलॉकिंग टूट जाती है, बॉन्ड्स भी टूट जाते हैं, और अब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसको नए बॉन्ड्स बनाने का मौका ही नहीं मिल रहा और इंटरलॉकिंग भी अच्छे से नहीं बन पा रही, तो सिर्फ फिर आपको कंपैरेटिवली लेस फोर्स लगानी पड़ती है उसको मूव रखने के लिए, यानी कि काइनेटिक फ्रिक्शन कम हो जाता है स्टैटिक फ्रिक्शन से। तो यही कारण है कि काइनेटिक फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है, क्योंकि इंटरलॉकिंग भी टूट जाती है और कांटेक्ट पॉइंट्स के बीच में जो फोर्स ऑफ एडेशन, एक तरह से अट्रैक्शन की जो फोर्स है, वो भी टूट जाती है, कम हो जाती है काफी। सो आई होप स्टूडेंट्स ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब रोलिंग एडवांटेज समझ लेते हैं। हमने अभी पढ़ा कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन ये काइनेटिक फ्रिक्शन के एग्जांपल है। रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से काफी कम होता है, ऑलमोस्ट 100 to 1000 टाइम्स कम होता है। तो इसी वजह से पहले स्लेजिस पे ट्रांसपोर्टेशन होता था, लेकिन जब ये पता लगा रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है, फ्यूल कंजम्पशन कम होगी, एनर्जी डेसिपेशन कम होगी, तो उसकी वजह से व्हील्स का यूज ज्यादा होने लगा ट्रांसपोर्टेशन में और दूसरी चीजों में, जब हमें पता लगा रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम। आई होप स्टूडेंट्स ये भी क्लियर हुआ होगा आपको। अब समराइज कर लेते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर लें, हम आपके लिए और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आएंगे। चलिए समरी कर लेते हैं। फ्रिक्शन इज अ रेजिस्टिव फोर्स दैट अपोजेस द मोशन। फ्रिक्शन एक रेजिस्टिव फोर्स है जो कि मोशन को अपोज करती है। ये जरूरी है, हमारे लिए अच्छी भी है और बुरी भी है, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कॉन्टेक्ट पॉइंट्स दैट अकर बिटवीन द सर्फेसेस। जो कॉन्टेक्ट पॉइंट्स होते हैं, जो कि स्पाइक्स होती है, उन वो आपस में टच करते हैं, वो बॉन्ड्स बनाते हैं, जिसकी वजह से ये फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होती है। जो फ्रिक्शन फोर्स है दैट इज इक्वल टू म्यू इनटू आर। म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन भी होता है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन भी होता है, इनटू आर। आर हमारा वेट को रिप्रेजेंट करता है, रिएक्शन, रिएक्शन इज इक्वल टू वेट। Friction is independent of contact area. I'm talking about independent of apparent contact area. The static friction is greater than kinetic friction. तो आपके सामने एक छोटी सी क्विज है, इसको अटेम्प्ट कीजिए। रोलिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, क्या स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्टेक्ट एरिया बिटवीन द सर्फेसेस, इज दिस ट्रू और फॉल्स? अब एक लास्ट में न्यूमेरिकल है छोटा सा, इसको अटेम्प्ट कीजिए। फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ वेट 30 न्यूटन इज प्लेस्ड ऑन द वुडन सरफेस। आपको कितनी फोर्स लगेगी फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए? एक 30 न्यूटन का जो ब्लॉक है वो वुडन सरफेस पे रखा हुआ है। द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द सर्फेसेस इज 0.5। इन दोनों सर्फेसेस के बीच में, ग्राउंड और वुडन, जो कि वुडन सरफेस है, और जो ब्लॉक है उसके बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है वो 0.5 है। आपको बताना है कितनी फोर्स लगाएं जिससे वो ब्लॉक मूव करने लग जाए वुडन सरफेस पे। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड योर आंसर्स आर? आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हुआ होगा, सारी चीजें समझ आई होंगी। फ्रिक्शन क्या है, रोलिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, ये सब चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। अगर आप चाहते हैं आपके लिए और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आए तो आप काइंडली सब्सक्राइब करें आप हमारे चैनल को। देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।